नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में प्रति लीटर 8 रुपये और डीजल पर प्रति लीटर 6 रुपये की कटौती की। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 12 सिलेंडर तक 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए सोमवार को 2 दिन की जापान यात्रा पर जाएंगे। वे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया तथा जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में बधिरों के ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत को शांत और उग्रवाद मुक्त बनाना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स के लिए एकल राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने कहा, सरकार के प्रयासों से देश के शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। दिल्ली के 3 नगर निगमों का कल औपचारिक रूप से विलय। जम्मू कश्मीर में रामबन सुरंग के मलबे से 9 और श्रमिकों के शव निकाले गए। केरल में चक्रवाती तूफान के प्रभाव से अगले 5 दिन व्यापक वर्षा की संभावना। ऑस्ट्रेलिया में संसदीय चुनाव के लिए डाले गए वोटों की गिनती जारी और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच जारी। समाचार संध्या में मुनीश शर्मा के साथ मैं नीलम मलकानिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केंद्र सरकार पेट्रोल पर 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क घटा रही है। इससे पेट्रोल पर 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 7 रुपये प्रति लीटर की कमी होगी। सुश्री सीतारामन ने एक ट्वीट श्रृंखला में कहा कि इससे सरकार के राजस्व में तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की कमी आएगी। उन्होंने सभी राज्यों से आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इसी तरह की कटौती करने का आह्वान किया है। पिछली बार नवंबर में केंद्र सरकार ने जब केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती की थी तो कई राज्य सरकारों ने इसका लाभ आम लोगों को नहीं दिया था। सुश्री सीतारामन ने बताया कि इस वर्ष सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 12 सिलेंडर तक 200 रुपये प्रति की सब्सिडी देगी। इससे प्रतिवर्ष सरकार पर 6,100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व भार आएगा। सरकार प्लास्टिक उत्पादों के विनिर्माण में प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल और अन्य पदार्थों के सीमा शुल्क में भी कटौती कर रही है। इससे उत्पादों की लागत में कमी आएगी। इसी तरह लोहा और इस्पात के सीमा शुल्क में भी कमी की जा रही है। इस्पात के कुछ कच्चे माल के आयात शुल्क में भी कटौती की जाएगी। इस्पात उत्पादों पर निर्यात शुल्क लगाया जाएगा। सीमेंट की उपलब्धता बढ़ाने और माल वहन की लागत घटाने के कदम उठाए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को उर्वरकों की बढ़ती कीमतों से भी बचा रही है। बजट में उर्वरक सब्सिडी के लिए 1.05 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त 1.10 लाख करोड़ रुपए भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड के कारण विश्व मुश्किल दौर से गुजर रहा है और यूक्रेन संघर्ष ने आपूर्ति श्रृंखला बाधित की है और कई वस्तुओं की कमी हो गई है। इससे कई देशों में मुद्रास्फीति और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण नरेंद्र मोदी सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतें नियंत्रण में रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है और गरीबों तथा मध्यम वर्ग की मदद के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सुश्री सीतारामन ने कहा कि इसके फलस्वरूप सरकार के कार्यकाल में पिछली सरकारों की तुलना में मुद्रास्फीति की दर औसत रही है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कुछ विकसित देश भी वस्तुओं की कमी और आपूर्ति की बाधाओं से नहीं बच सके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर टोक्यो में क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए सोमवार और मंगलवार को जापान की यात्रा पर रहेंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने आज शाम नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया तथा जापान के प्रधानमंत्री के साथ
अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी अपनी यात्रा के दौरान टोक्यो में जापान के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। श्री क्वात्रा ने बताया कि सम्मेलन में क्वाड की पहल की समीक्षा और भविष्य के लिए दिशा निर्देश तय करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के संबंध बहुआयामी और विविधतापूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा, जलवायु, शिक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों ही देशों का सहयोग लगातार बढ़ रहा है। The economic pillar, and within the economic pillar, the commercial, and within the commercial pillar, the business-to-business partnerships, are very critical segment of our relationship. It frankly includes trade, which is crucial, technology, and investment partnerships. Within the broad rubric of trade, investment, and technology, there is a whole set of specific areas in which this partnership is to be taken forward. श्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। विदेश सचिव ने कहा कि भारत के महत्वपूर्ण भागीदारों में से जापान एक है और प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में जापान को भारत का स्वाभाविक भागीदार बताया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत जापान विशेष रणनीति और वैश्विक भागीदारी को गति मिली है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से बृहस्पतिवार तक दावोस में आयोजित होने वाले विश्व आर्थिक मंच में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और 6 राज्यों मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना के मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत को विवाद मुक्त, उग्रवाद मुक्त, शस्त्र मुक्त और शांतिपूर्ण बनाना है। श्री शाह ने आज अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिले के नरोत्तम नगर में रामकृष्ण मिशन स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत वर्षों तक पूर्वोत्तर भारत ने कई समस्याओं का सामना किया, लेकिन वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। मोदी जी ने 2014 से अनेक समस्याओं से ग्रस्त नॉर्थ ईस्ट को बदलने का शुरुआत किया है। 2014 से 2022 की ये यात्रा में 8 साल में मोदी जी ने दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो अंतर था उसको समाप्त कर दिया और नॉर्थ ईस्ट गौरव के साथ आज कह रहा है, हाँ, हम महान भारत का हिस्सा है। गृहमंत्री ने कहा कि क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए गृह मंत्रालय ने योजना तैयार की है, जिसके 3 भाग हैं। उन्होंने कहा कि पहले भाग में क्षेत्र की संस्कृति और विविधता का न केवल संरक्षण करना है, बल्कि इसे पूरे देश में प्रोत्साहित करना है। श्री शाह ने कहा कि दूसरे भाग में पूर्वोत्तर की समस्याओं का समाधान करना है और क्षेत्र के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए मंच देना है। तीसरे भाग में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों को देश भर में सबसे विकसित बनाना है। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमा से संबंधित विवादों के समाधान के लिए निरंतर काम कर रहा है। असम और मेघालय के बीच 60% सीमा विवाद का शांतिपूर्ण समाधान हो चुका है। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि अगले वर्ष के अंत तक असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद का समाधान हो जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज चेन्नई में दक्षिणी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय वायु स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत एक कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वायु की स्वच्छता सुनिश्चित करने के अभियान को एक जन आंदोलन बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हवा की गुणवत्ता सुधारने के प्रयासों को देश भर के शहरों में सफलता मिली है, लेकिन अभी और प्रयासों की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने जन भागीदारी की भावना पर बल दिया। चेन्नई, मदुरै और त्रिची का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के ये शहर 30 लाख से अधिक आबादी वाले हैं और इनमें वायु की गुणवत्ता राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। उन्होंने वाहनों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए भारत स्टेज 6 मानक अपनाने की सराहना करते हुए कहा कि इससे प्रदूषण दूर करने में काफी मदद मिली है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक राष्ट्र एक पोर्टल की भावना के अनुरूप बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स के लिए एकल राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया।
BioRRAP नामक ये पोर्टल देश में जैविक अनुसंधान और विकास गतिविधि के लिए अनुमति चाहने वाले सभी पक्षों के लिए मददगार रहेगा। पोर्टल के शुभारंभ के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत एक वैश्विक जैव विनिर्माण केंद्र बनने जा रहा है और सन 2025 तक दुनिया के ऐसे शीर्ष 5 देशों में शामिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये पोर्टल हितधारकों को एक विशिष्ट आईडी के जरिए किसी आवेदन के लिए दी गई अनुमति को देखने की सुविधा भी देगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में एक बार फिर आपका स्वागत है। दिल्ली में तीनों नगर निगमों के एकीकरण से संबंधित अधिनियम कल से लागू हो जाएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी ज्ञानेश भारती को दिल्ली नगर निगम का आयुक्त और इसी सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अश्वनी कुमार को विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है। संसद ने इस वर्ष बजट सत्र में दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 पारित किया था। विधेयक में दिल्ली के लोगों के लिए अधिक पारदर्शिता, सुशासन और नागरिक सेवा पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें वार्डों की संख्या 272 से घटाकर 250 कर दी गई है। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का चुनाव क्षेत्रों से संबंधित आदेश लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में कल अधिसूचना जारी की थी। चुनाव क्षेत्रों के पुनर्गठन के तहत आयोग ने जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन किया है, जिनमें से 47 कश्मीर संभाग में हैं और 43 जम्मू संभाग में। पहली बार 9 सीटें अनुसूचित जनजाति और 7 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई हैं। 2 सीटों पर कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। आयोग ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर क्षेत्र के लिए आरक्षित 24 सीटों का परिसीमन नहीं किया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन जिले के खूनी नाला क्षेत्र के पास बृहस्पतिवार को ध्वस्त हुई सुरंग के मलबे से 9 और श्रमिकों के शव निकाले गए हैं। सुरंग में फंसे अन्य मजदूरों को निकालने का काम जारी है। उपायुक्त रामबन मसर्रत उल इस्लाम ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यातायात के लिए खोल दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में संसदीय चुनाव के लिए मतगणना चल रही है। आज शाम मतदान समाप्त होने के कुछ देर बाद मतगणना आरंभ हो गई थी। परिणाम कुछ घंटों में आने की संभावना है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के चुनाव आयोग ने कहा है कि भारी संख्या में डाक मत पड़ने के कारण परिणामों में कुछ देरी हो सकती है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की लिबरल कोalition और श्री एंटनी एल्बनीज की लेबर पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला है। संसद के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 151 सीटें हैं। सरकार का गठन करने के लिए किसी भी पार्टी को 76 सीटें चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में प्रति लीटर 8 रुपये और डीजल पर प्रति लीटर 6 रुपये की कटौती की है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को हर साल 12 सिलेंडर तक 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए सोमवार को 2 दिन की जापान यात्रा पर जाएंगे। वो अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया तथा जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में बधिरों के ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल से मुलाकात की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत को शांत और उग्रवाद मुक्त बनाना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स के लिए एकल राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ कर दिया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने कहा है, सरकार के प्रयासों से देश के शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
दिल्ली के 3 नगर निगमों का कल औपचारिक रूप से विलय। जम्मू कश्मीर में रामबन सुरंग के मलबे से 9 और श्रमिकों के शव निकाल लिए गए हैं। केरल में चक्रवाती तूफान के असर से अगले 5 दिन व्यापक वर्षा की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया में संसदीय चुनाव के लिए डाले गए वोटों की गिनती जारी है और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस के साथ खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 9 ओवर में 4 विकेट पर 50 रन बना लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वैश्विक स्तर पर देश की छवि को खराब करने के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कथित बयान की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज नई दिल्ली में कहा कि राजनीति में विपक्षी दल सत्ताधारी दल का विरोध कर सकते हैं, लेकिन देश का विरोध नहीं कर सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि श्री गांधी लगातार देश के खिलाफ निराधार आरोप लगाते रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि ये पूरी तरह से सच है कि भारतीय विदेश सेवा बदल गई है और ये राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी का जवाब देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि भारतीय विदेश सेवा सरकार के आदेश का पालन करती है और अन्य के बयानों का प्रतिकार करती है। उन्होंने कहा कि ये अहंकारी नहीं बल्कि आत्मविश्वासी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि आतंकवाद मानवता और विश्व शांति के लिए गंभीर खतरा है। आज आतंकवाद निरोधी दिवस पर उन्होंने अपने ट्वीट संदेशों में कहा कि आतंकवाद से दुनिया भर में निर्दोष लोग प्रभावित हुए हैं। श्री नायडू ने आतंकवाद से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लोगों से हर तरह के आतंकवाद को समाप्त करने का संकल्प लेने को कहा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर कहा कि आतंकवाद शांति और समृद्धि के लिए सबसे बड़ा खतरा है। श्री सिन्हा ने कहा कि हमें आज के दिन आतंकवाद को समाप्त करने का संकल्प लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने ये जानकारी दी। श्री राजीव गांधी की 1991 में आज ही के दिन आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बधिर ओलंपिक या डेफलिम्पिक्स में भाग लेने वाले भारतीय दल के साथ मुलाकात की। भारत ने ब्राजील में आयोजित डेफलिम्पिक्स में 8 स्वर्ण, 1 रजत और 7 कांस्य सहित 16 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया। भारतीय दल के सदस्यों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने उनके शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियां महान हैं। जो मुकाम आप लोगों ने हासिल किया, आपका जज्बा इससे बहुत आगे जाने का है। ये जोश बनाकर रखिएगा। इसी जोश से देश की जीत के नए रास्ते खुलेंगे। भारत के उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा। मैं मानता हूं कोई दिव्यांग वो जब दुनिया के अंदर नाम रोशन करता है तो वो सिर्फ खिलाड़ी जीत करके नहीं आता है, वो उस देश की छवि को भी लेके जाता है कि हाँ, ये देश ऐसा है कि जहां दिव्यांग जनों के प्रति भी यही संवेदना है, यही भाव है और यही सामर्थ्य की पूजा वो देश करता है। ये बहुत बड़ी ताकत होती है। प्रधानमंत्री ने महिला खिलाड़ियों से बात करते हुए उन्हें देश की लड़कियों की प्रेरणा बताया। आप एक प्रकार से देश की बेटियों का, उनके सामर्थ्य का एक प्रकार से पर्याय तो है ही है, साथ ही आप छोटी छोटी बच्चियों के लिए भी एक प्रेरणा है। आपने साबित कर दिया है कि भारत की बेटी अगर कुछ ठान ले तो कोई भी बाधा उसको रोक नहीं सकती है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री मोदी ने कहा कि वो उन चैंपियनों के साथ बातचीत को कभी नहीं भूलेंगे जिन्होंने डेफलिम्पिक्स में भारत को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि पूरे दल ने इतिहास रचा है और हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान लाई है। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक भी उपस्थित थे। इस महीने की 1 से 15 तारीख तक ब्राजील में डेफलिम्पिक्स 2021 का आयोजन किया गया था और टीम इंडिया ने इस साल अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा था।
आईपीएल क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के साथ खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने ताजा समाचार मिलने तक 10वें ओवर में 4 विकेट पर 53 रन बना लिए हैं। मुंबई ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए दिल्ली को इस मैच में जीत हासिल करनी होगी। पहले प्लेऑफ में मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा गुजरात टाइटंस से। वर्ष का दूसरा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन कल से पेरिस में शुरू हो रहा है। मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच, राफेल नाडाल और कार्लोस अल्कराज को एक ही ग्रुप में रखा गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनर तीर्थ कत जुग धरि आहिसे प्रकाशी समन्वयर अर्थ। आज गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी ओमियो कुमार दास की जयंती है। उनका जन्म 21 मई 1895 को असम के नौगांव जिले में हुआ था। वे लोक नायक के नाम से लोकप्रिय थे। ओमियो सामाजिक कार्यकर्ता थे और गांधीवाद दर्शन में विश्वास करते थे। वे शिक्षाविद और जाने माने लेखक भी थे। ओमियो का लालन पालन उनके नाना लक्ष्मीकांत बरकाकती ने किया, जो स्वयं भी राष्ट्रवादी थे और युवा ओमियो के व्यक्तित्व को उन्होंने बहुत प्रभावित किया। कुदूर कन्न कुगजरे परा बार भूया आही सीले। ओमियो जब तेजपुर हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो 1905 में बंग भंग आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने राष्ट्र की आवश्यकता के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से मजदूरी भी की। उनकी राष्ट्रवादी भावना को कॉलेज जीवन में और मजबूती मिली जब कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने गांधी जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, एनी बेसेंट और अन्य हस्तियों के भाषण सुने। जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया तो ओमियो ने आंदोलन में शामिल होने के लिए आसपास के युवाओं को एकजुट करने का कार्य किया। इस आंदोलन के दौरान हजारों विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़ दी, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब और अफीम की दुकानें बंद कराई गई और अदालतों का त्याग किया गया। 1921 में जब ओमियो दरांग जिला कांग्रेस के महासचिव थे तो ये आंदोलन और तेज हो गया। एक बार तो शराब की दुकान बंद कराते समय ओमियो का सामना एक क्रोधित महिला से हुआ जो शराब खरीदने आई थी। ओमियो ने उन्हें शराब पीने के नकारात्मक असर के बारे में समझाया। वो महिला ओमियो से इतनी प्रेरित हुई कि उसने शराब छोड़ने की प्रतिज्ञा कर ली। उसके बाद उस महिला ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। ऐसा था ओमियो का नेतृत्व कौशल। जब गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो ओमियो ने स्वयं ही युवाओं को एकजुट करने की जिम्मेदारी संभाली। स्वाधीनता संघर्ष में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। ओमियो को 1937 में असम विधानसभा के लिए चुना गया। उन्होंने संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी सेवा की। श्रम मंत्री के रूप में ओमियो ने असम के चाय बागान कामगारों के लाभ के लिए चाय बागान कामगार भविष्य निधि की शुरुआत की। शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने बुनियादी शिक्षा की परिकल्पना के साथ शिक्षा प्रणाली में सुधार। हरक और लोकप्रिय लेखक भी थे। गांधी जीर, जीबोन और आसोमोत महात्मा का जैसी पुस्तकों के लेखन के साथ
उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ का असमिया भाषा में अनुवाद भी किया, जो मूर सत्य अनीश चबनर काहिनी के नाम से प्रकाशित हुई। 1963 में भारत सरकार ने राष्ट्र के प्रति अमूल्य योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। ओमियो कुमार दास का निधन 23 जनवरी 1975 को हुआ। वे अपने पीछे प्रतिबद्धता और देशभक्ति की विरासत छोड़ गए। आकाशवाणी की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम थाला सिंह को भी स्मरण कर रहे हैं। वे हिमाचल प्रदेश के मंडी के निवासी थे। थाला सिंह ब्रिटिश भारतीय सेना में सैनिक थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान थाला सिंह मलाया में आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए और हवलदार के रूप में सेवाएं दी। बर्मा के मोर्चे पर 21 मई 1944 को अंग्रेजों से युद्ध के दौरान थाला सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। भारत माँ के महान सपूत को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। संस्कृति मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत राजा राममोहन राय का 250वां जन्मोत्सव मनाएगा। 1 साल तक चलने वाला ये समारोह कल से शुरू होकर अगले वर्ष 21 मई को संपन्न होगा। उद्घाटन समारोह कल कोलकाता में सॉल्ट लेक साइंस सिटी ऑडिटोरियम स्थित राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन में आयोजित होगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ समारोह में भाग लेंगे। इस दौरान वर्चुअल माध्यम से राजा राममोहन राय की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। उत्तराखंड में चमोली स्थित श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट कल श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस बीच पुलिस सुरक्षा और बैंड की धुनों के साथ गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट से पवित्र चिन्ह के साथ सिख तीर्थयात्रियों का पहला जत्था श्री हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो चुका है। एक दिन में अधिकतम 5000 श्रद्धालु हेमकुंड के दर्शन कर सकेंगे। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू हो गई है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस तमांग और केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री मुंजापारा महेंद्र भाई कालू भाई ने आज सवेरे गंगटोक के एंचे बौद्ध विहार में योगोत्सव का नेतृत्व किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की तैयारी के सिलसिले में बौद्ध विहार में ये आयोजन किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। दुनिया भर में चाय के लंबे इतिहास और सांस्कृतिक तथा आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर साल 21 मई को ये दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाकर चाय उत्पादक देशों का समर्थन करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में प्रति लीटर 8 रुपये और डीजल पर प्रति लीटर 6 रुपये की कटौती की। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 12 सिलेंडर तक 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए सोमवार को 2 दिन की जापान यात्रा पर जाएंगे। वे अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया तथा जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में बधिरों के ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल से मुलाकात की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत को शांत और उग्रवाद मुक्त बनाना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए एकल राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने कहा, सरकार के प्रयासों से देश के शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। दिल्ली के 3 नगर निगमों का कल औपचारिक रूप से विलय। जम्मू कश्मीर में रामबन सुरंग के मलबे से 9 और श्रमिकों के शव निकाले गए। केरल में चक्रवाती तूफान के प्रभाव से अगले 5 दिन व्यापक वर्षा की संभावना। ऑस्ट्रेलिया में संसदीय चुनाव के लिए डाले गए वोटों की गिनती जारी। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस के साथ खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने
11वें ओवर में 4 विकेट पर 18 रन बना लिए हैं। क्षमा कीजिए, 78 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।